जो स्थितियां हैं, 5 साल का कार्यकाल निकल गया, 5 साल के कार्यकाल में कहीं भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के ऊपर नहीं लग पाया। इसके पीछे की सारी सरकारों में गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगा करते थे। सरकारी रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, स्वरोजगार की जो स्थितियां हैं, इन सब पर अगर आप उठाकर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि रोजगार बढ़े हैं। 15 साल में जो बिगाड़ी हुई चीज़ें थी, उन बिगड़ी हुई चीज़ों को पहले 5 साल में तो ठीक करने में लग जाता है। तो माननीय योगी जी ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपने आत्मबल से, अपने मनोबल से उन 5 सालों में, उन 15 सालों का जो कार्यकाल रहा है, वो पिछली बसपा और सपा का जो कार्यकाल रहा है, सन 2002 से लगाए और 2070 तक आप आ जाइए तो जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अब आप अगर ये अपेक्षा करते हैं कि ओवरनाइट कोई बड़ा भारी परिवर्तन हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, धीरे धीरे करके समय लगता है। आप देखें कि किस तरह से अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र, जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन माना जाता था, हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, उनकी आबादी है 33 करोड़। 33 करोड़ में जो मोर्टेलिटी रेट था आप उसको उठा करके देख लीजिए, और 25 करोड़ में जो मोर्टेलिटी रेट था आप उसको उठा करके देख लीजिए। आलोचना के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए। बीमारू राज्य से निकाल करके एक विकसित राज्य की तरफ लेकर तरफ हमारे योगी जी ने उसको बढ़ाया है। तो निस्संदेह ये सब किसी भी राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बिंदु हो सकता है। जी प्रणाम, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम, और आप मीडिया लैंड की खास पेशकश उत्तम प्रदेश देख रहे हैं। आज जब हम 24 जनवरी को इस एपिसोड को शूट कर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश की जो खास चीजें हैं, जो उसके खास तत्व हैं, उसमें राजनीति कहीं ना कहीं प्रथम सोपान पे है। क्योंकि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तमाम राजनीति के तत्वों पर बातचीत होती है, राजनीति के तथ्यों पर बातचीत होती है, तब बार बार एक चेहरों का नाम आता है, और ये कहा जाता है कि वो चेहरे ब्राह्मण चेहरे हैं। उन्हीं चेहरों में गोरखपुर क्षेत्र से एक चेहरे ने अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वो आज हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में मौजूद हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस भूमिका के साथ मैंने इस एपिसोड की इंट्रो सेशन को पूरा किया है, उसी से ये सवाल जोड़ता हूं। आपका एक सामाजिक राजनीतिक कैरियर लंबा है। आप 2006 से चुनाव में भी हैं। जहां तक मेरे आंकड़े अगर दुरुस्त हैं तो आप 2006 में विधानसभा लड़ चुके हैं, 2007 में विधानसभा लड़ चुके हैं। बाद में आपने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी अपनी दावेदारी की। अब जाके 2022 में आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे आप क्या अपना मानते हैं? आपके क्या कारण रहे कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? प्रणव जी, सबसे पहले तो आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों को आज के इस शुभ स्थापना दिवस की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपका सवाल है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे के उद्देश्यों का, मैं जिस एक बात को बड़ी प्रमुखता से रेखांकित करना चाहूँगा, हालांकि बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं, जाहिर सी बात है राजनीतिक कारण भी उसमें कहीं एक बड़ा कारण होगा, लेकिन व्यक्तिगत जो मेरा अभिमत है, हम हिंदुस्तान वासी अपनी स्वाधीनता के 75 साल मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव। इन 75 वर्षों में पिछले 7, साढ़े 7 साल, 8 साल के कार्यकाल को यदि निकाल दिया जाए, तो मुझे लगता है कि पिछले जो भी 67-68 वर्ष रहे, उसमें भौतिक रूप से हमने चाहे जो भी प्रगति की, लेकिन इन 8 सालों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश और देश के बाहर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो एक पहचान स्थापित हुई, वो जो एक बेचारगी की छवि हुआ करती थी, उस छवि से बाहर निकाल करके एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व को स्वीकार करने के लिए विवश करने का काम जो हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अदम्य इच्छा शक्ति का परिणाम है। एक बहुत बड़ी चुनौती जो हम संपूर्ण देशवासियों के सामने खड़ी दिखलाई पड़ती थी, जिसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप में ही प्रश्नवाचक चिन्हों के घेरे में रहते थे, उससे बाहर निकाल करके
गौरव की अनुभूति कराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर गई, कहीं न कहीं उसने मुझे आकर्षित किया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। राष्ट्रवाद का मुद्दा और फिर उसमें सोने पे सुहागा वाले मुहावरे को चरितार्थ करते हुए जो पिछला 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का रहा, उसने और मुझे आकर्षित किया। क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार, जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है बार बार, केंद्र और प्रदेश के बीच के बेहतर तालमेल के आधार पर जो प्रदेश में विकास के जो कार्य हुए, बीमारू राज्य से निकाल करके एक विकसित राज्य की तरफ लेकर तरफ हमारे योगी जी ने उसको बढ़ाया है। तो निस्संदेह ये सब किसी भी राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बिंदु हो सकता है। और मैं व्यक्तिगत यदि कहूँ तो मेरे जैसे राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति के लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन गया। आपने तमाम जो कारण अभी गिनाए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को अपने लेकर, आपने मोदी जी की नीतियों और योगी जी की नीतियों का आधार बताया है। लेकिन 2014 से प्रधानमंत्री हैं इस देश के, योगी जी 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इतने लंबे गैप के बाद 2022 में आप क्यों आए? क्या यह सिर्फ और सिर्फ कारण राजनीतिक नहीं है? नहीं, राजनीतिक कारण भी हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी यदि जुड़ना चाहेगा तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक नेता तो उसका होगा ही होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और चूंकि मैं 2017 तक मैं गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति करता था, तो मैं दल की राजनीति करता ही नहीं था। मैं तो स्नातकों की राजनीति करता था, मैं तो शिक्षकों की राजनीति करता था, स्वयं शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हूँ, तो मुझे किसी दल की राजनीति करनी ही नहीं थी। लेकिन 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और 17 में उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये जो 5 साल का 8 साल का कार्यकाल रहा, और इस कार्यकाल में जो जिस तरह से राष्ट्रवाद को उन्होंने स्थापित किया, तो अब जब समय आया है तब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। जी, आप तो स्वयं स्वीकार रहे हैं और आपकी पृष्ठभूमि भी वही है। आप 2 बार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर चुके हैं, स्नातकों की रहनुमाई का दावा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर युवाओं की जो पीड़ा है, खास तौर से भर्तियों को लेकर, अगर हम विश्वविद्यालय स्तर की बात करते हैं, जिन स्नातकों को स्नातक होने के बाद कि आप रहनुमाई का दावा ठोकते हैं, उनके छात्र संघ चुनाव का मसला हो, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में लेट लतीफ़ी का मसला हो, अभी टेट जो 2 महीने पहले नवंबर में बीता, पेपर लीक जैसे मसले हों, वहाँ पर युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और उस युवा वर्ग में पूरा वर्ग स्नातक वर्ग होता है, जिसकी आप अभी तक पैरवी करते आए हैं। उस वर्ग की पैरवी करते करते जिसने पूरी तरीके से वो निराशा का माहौल है मौजूदा सरकार से, उस निराशा को आप अपनी वर्तमान जो अब जिस पार्टी में आपकी अब निष्ठा है, तो उस दृष्टि से आप किस तरीके से देखते हैं, युवाओं की दृष्टि से, स्नातकों की दृष्टि से? देखिए प्रणव जी, एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं। आलोचना के बजाय अगर समालोचना की जाए ना जी, तो ज़्यादा आनंद आता है। कोई आवश्यक नहीं है कि समग्र रूप में हम किसी की आलोचना करते समय केवल उसके कुछ गलत या कोई बुरे काम को ही देखें। आपने टीटी के पर्चा लीक की बात की जी। 1 महीने 1.5 महीने के बाद में दोबारा से परीक्षा सरकार ने कराया, अभी कल ही संपन्न हुई है और ठीक ठाक संपन्न हो गई जी, ठीक ठाक संपन्न हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर परीक्षार्थी हताहत हुए ना, स्वाभाविक है, लेकिन सरकार का दोष वहां पे साबित होता है कि जब अगर जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, जो उसके लिए जवाबदेह हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई न करे। अभी कल भी साजिश फैलाने के लिए, और मैं नाम नहीं लूंगा, आज के अखबार में भी कल की टीटी परीक्षा में दोबारा जो पिछली बार घटनाक्रम हुआ था उसको दोहराए जाने का प्रयास हुआ, और जो लोग पकड़े गए हैं वो कौन लोग पकड़े गए हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि मैं चैनलों पर बोलूं, क्योंकि अखबारों में उनका नाम सार्वजनिक है। तो एक वर्ग विशेष है जो यह चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में रोड़ा अटका करके और कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि सरकार की बदनामी हो। लेकिन मैं
दृढ़ विश्वास रखता हूं और यह विश्वास इस आधार पर रखता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो सिर्फ मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत उनके साथ की है। मैं बखूबी जानता हूं कि वो कितने दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं, कितने पवित्र और कितने ईमानदार हैं, और किसी भी कार्य को करने की जो निष्ठा उनके अंदर है वो अद्भुत है। आप उठा करके देखिए जो स्थितियां हैं, 5 साल का कार्यकाल निकल गया, 5 साल के कार्यकाल में कहीं भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के ऊपर नहीं लग पाया। इसके पीछे की सारी सरकारों में गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगा करते थे। आपने टीटी की परीक्षा लीक करने के बाद की, टीटी की परीक्षा लीक हुआ था पिछली बार, परीक्षा निरस्त हुई। मैं मानता हूँ कि इससे परीक्षार्थियों को आर्थिक संकट भी हुआ होगा, तमाम शारीरिक संकट भी हुआ होगा, लेकिन तुरंत निराकरण करा करके उसका और महीने भर के अंदर परीक्षा करा लेना, ये भी तो एक बड़ा अचीवमेंट है सरकार का, इसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। और रोजगार के मसले पे आप उठा करके आंकड़ा उठा करके देखिए। आप अब आज के समय में तो केवल मुंह जबानी कुछ बोलना नहीं, आप गूगल कर लीजिए, गूगल उठा करके देख लीजिए। देखिए रिलेटिव होता है हर चीज़, हर शब्द जो होता है वो रिलेटिव होता है, तुलनात्मक होता है। पिछली सरकारों की तुलना में आप उठा करके देखिए। अभी पीछे कोविड प्रबंधन को लेकर के बड़ा उपहास हुआ, बड़ा मजाक हुआ। आप देखें कि किस तरह से अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र, जहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन माना जाता था, हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़, उनकी आबादी है 33 करोड़। 33 करोड़ में जो मोर्टेलिटी रेट था आप उसको उठा करके देख लीजिए, और 25 करोड़ में जो मोर्टेलिटी रेट था आप उसको उठा करके देख लीजिए। आलोचना के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए। मेरा ये कहना है, रोजगार सृजन की दृष्टि से जो हमारी सरकार का काम है, आप उसको आप उठा करके देखें। आप जब बात रोजगार की करते हैं तो आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल सरकारी रोजगार की आप बात मत करिए। सरकारी रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, स्वरोजगार की जो स्थितियां हैं, इन सब पर अगर आप उठाकर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि रोजगार बढ़े हैं। और आप भी तो एक रोजगार ही कर रहे हैं, आप भी एक पत्रकार के तौर पर रोजगार कर रहे हैं। आप न दिल्ली दूरदर्शन में हैं और ना ही किसी प्राइवेट चैनल में है, तो आपने अपना उद्यम खुद से आपने शुरू कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी केंद्र सरकार की नीतियों का परिणाम है, जिसमें उन्होंने यह व्यवस्था प्रावधानित कर रखी है, जिसके तहत आप अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, आप अपने साथ ये 2 लोग आप जोड़ करके आप चल रहे हैं। तो ये भी देखिए प्रशंसा इसकी होनी चाहिए। अब ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि हम संविधान की जब दुहाई देते हैं तो उसमें अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की बात हम भूल जाते हैं। जब कर्तव्य की बात आएगी, केवल और केवल सरकार से अपेक्षा करके और सरकार को दोषित करना, दोषारोपित करना, ये मुझे नहीं लगता है बहुत न्याय संगत है। प्रशंसा भी, अच्छे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए। और जो नहीं हो पाया है, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार है, अभी तो 3 साल का कार्यकाल उसका बचा हुआ है, 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल बचा है। इन 2 साल के 2.5 साल के कार्यकाल में, और आप ऐसे उठा करके देखें कि ये 5 साल का जो कार्यकाल था, ये पिछले 15 साल के कुशासन के बाद का मिला हुआ कार्यकाल था। 15 साल में जो बिगाड़ी हुई चीजें थी, उन बिगड़ी हुई चीजों को पहले 5 साल में तो ठीक करने में लग जाता है। तो माननीय योगी जी ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपने आत्मबल से, अपने मनोबल से उन 5 सालों में, उन 15 सालों का जो कार्यकाल रहा है, वो पिछली बसपा और सपा का जो कार्यकाल रहा है, सन 2002 से लगाए और 2070 तक आप आ जाइए, तो जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। अब आप अगर ये अपेक्षा करते हैं कि ओवरनाइट कोई बड़ा भारी परिवर्तन हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, धीरे धीरे करके समय लगता है। हमारी अभी मैं स्वयं दिल्ली गया था, मैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में गया, मैं वहाँ मेरी बातचीत हो रही थी। वहाँ पर ऐसी सरकार की तमाम सारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को अगर धरातल पर उतार दिया जाए और जो हमारे युवा हैं उनको स्किलफुल बनाया जाए और उनको स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया जाए, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का प्रत्येक युवा रोजगार संपन्न होगा, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। जी, आपने जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद से ही खबरों में और चौराहे के चाणक्यों ने एक ही बात बहुत पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश की कि पूर्वांचल का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। उसके बाद जो दावे शुरू हुए वो ये थे, आप अभी तक विधान परिषद स्तर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मुताबिक राजनीति करते रहे। फिर अब ये दावे किए जा रहे हैं कि आप सहजनवा विधानसभा क्षेत्र, जो गोरखपुर जिले की एक विधानसभा सीट है, वहां से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उन आंकड़ों को या उन दावों को इसलिए बल मिल जाता है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 2-4 चुनाव में प्रत्याशी उतारे हैं,
वो चेहरे हमेशा ब्राह्मण रहे हैं उस विधानसभा में। तो आप भी एक ब्राह्मण चेहरे और अब बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में प्रोजेक्टेड हैं। तो आप अपनी तैयारी का दावा किस तरीके से कर रहे हैं सहजनवा विधानसभा के मद्देनजर? देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं। जी मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। जी। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश हार्वर्ड जी। विश्वविद्यालय सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता है विश्व का, जी तो भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति के क्षेत्र का जी हार्वर्ड विश्वविद्यालय ही है। मैंने प्रवेश ले लिया है जी पिछले 14 जनवरी को। जी। अब इसके बाद इसके कुलपति और इसके रजिस्ट्रार निर्णय करेंगे कि मुझे किस स्ट्रीम में परीक्षा देना है, पढ़ाई करनी है। मैं मैथ्स मांग रहा हूँ, मुझे मैथ्स मिल गया तो मैथ्स पढ़ूंगा, नहीं तो बायोलॉजी इला के योग्य समझेंगे तो बायोलॉजी पढ़ूंगा, कॉमर्स समझेंगे तो कॉमर्स पढ़ूंगा, ह्यूमैनिटीज समझेंगे तो ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगा, नहीं कहेंगे थोड़ी देर बैठे रहो तो मैं उसकी भी प्रतीक्षा कर सर, लूंगा। आप शिक्षा जगत के जो प्रमुख लोग हैं उनमें से आते हैं। सर, विद्यार्थी अपने पसंद के हिसाब से ही यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देता है। ठीक बात है, लेकिन उसकी मेरिट पर डिपेंड करता है जी। कि वो अपनी पसंद का विषय प्राप्त कर पाता है कि नहीं प्राप्त कर पाता है। अब मूल्यांकन तो मैं करूंगा नहीं, मूल्यांकन तो जो मैंने नाम लिया है, मूल्यांकन जो अधिकृत लोग हैं वो मूल्यांकन करने का काम तो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। हाँ, यह सही है कि राजनीति करने वाला व्यक्ति जरूर चाहता है कि अखाड़े पर चढ़ने पर उसको मौका मिले। सहजनवा क्षेत्र से मैं एमएलए के लिए अपनी दावेदारी अगर रख रहा हूं तो उसका बड़ा आधार ये है कि चूंकि लगातार 22 सालों से मैं राजनीति में संघर्ष कर रहा हूं, निरंतर जनता के बीच में रहता हूं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुन करके, युवाओं के बीच में रह करके और उनकी ज़रूरतों को समझ करके उसे समाधानित करने की कोशिश करता हूं। सहजनवा हमारा गृह विधानसभा क्षेत्र है, जाति समीकरण की दृष्टि से भी हमारे पक्ष में है। यद्यपि मैं बहुत ज़्यादा जाति राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरा अपना यह मानना है कि वो उसे सोच से संकीर्ण नहीं होना चाहिए, और अगर वह संकीर्ण है तो उसका पढ़ा लिखा होना बहुत सार्थक नहीं होता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। ये अलग बात है कि वर्तमान राजनीति में जात के प्रभाव को भी समाप्त करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जब टिकट देने की बात आती है तो उसमें भी जो कंसिडरेशन होता है उसका भी आधार यही होता है कि कौन सी जात की बहुलता है और किस जात का व्यक्ति वहाँ पर अच्छी लड़ाई लड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो मेरा पिछला 22 साल का संघर्ष है, उस संघर्ष के आधार पर हमारी संभावनाएं अच्छी हैं। अब यह मैं सोच रहा हूँ, निर्णय करने वाला तो मैं हूँ नहीं, मैं ही परीक्षार्थी और मैं ही मूल्यांकन करता, दोनों हो नहीं सकता। मूल्यांकन जिनको करना है उनके मूल्यांकन में यदि मैं उपयुक्त बैठा और अगर मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे आदेश मिला, तो मेरा पूरा विश्वास है कि एक सीट मैं जोड़ करके दूंगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। आप एक सीट जोड़कर देंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? जी। हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी उत्तम प्रदेश है। हम इस पे उस जो मुद्दे होते हैं, जो विषय होता है, वो ये होता है कि आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में मदद मिलेगी। आप अगर अपनी विधानसभा से चुन के जाते हैं तो अपनी विधानसभा के माध्यम से आप ऐसे कौन से काम करेंगे जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में वो भूमिका अदा करेगा? देखिए, एक चीज बताऊं मैं आपको, सामाजिक सुरक्षा के दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हूँ। मेरी पूरी पृष्ठभूमि, मैं 5 पीढ़ियों से शिक्षक हूँ। मेरे परबाबा, बाबा, दादा, पिताजी सब शिक्षक कर्म से जुड़े रहे। मैं स्वयं भी शिक्षक कर्म से जुड़ा रहा। फिलहाल जो कर रहा हूँ शिक्षण संस्थाओं का संचालन, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और शिक्षा के आधार पर रोजगार, अगर इस दो पर काम हो तो बड़ा काम होगा। आज का जो युवा, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े भी यही सिद्ध कर रहे हैं कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। ठीक, एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं के समय, और युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी चिंता का बिंदु होता है वो उसका रोजगार है। अब यह बात समझनी पड़ेगी हमको। मैं निरंतर गोष्ठियां करता हूं, बैठकें करता हूं छोटे छोटे समूहों की, और उसमें मैं नौजवानों को प्रेरित करने काम करता हूं। मैं अपने विद्यालयों में भी जाकर कक्षा 6 के गार्जियंस को बुलाकर, 6 के बच्चों के गार्जियंस को बुलाकर मैं उनसे बताने की कोशिश करता हूं कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी, अब उससे अलग हटकर सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के समय में ये बात बहुत मायने नहीं रखती है कि आपका बच्चा हाई स्कूल इंटर में कितना प्रतिशत अंक लेकर के आया। अब तो जब 100 में 100 मिलता है,
सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में अब तो बिल्कुल, 100 में 100 मिलता है। और विडंबना ये कि 100 में 100 पाने के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है। 100 का कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ 100%, और 100% पाने वाले कभी नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी अधिक संख्या में 100% वाले हैं जी। तो अब पैरामीटर ही बदल गए, सारे पैरामीटर बदल गए। क्या जरूरत है, जब 100% वाले की पूछ नहीं है तो 95, 96, 98, 92, 82 वाले को कौन पूछेगा। तो हम क्यों नहीं हम ऐसी शिक्षा दें जो शिक्षा स्किल बेस्ड हो और जिसके आधार पर नौजवान अपने लिए खुद रोजगार प्राप्त कर सके। आपने प्रश्न किया कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे हम उत्तम प्रदेश इसको बना सकें। हम प्रदेश को उत्तम बना पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम जिस विधानसभा की राजनीति करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, हम जरूर उसको उत्तम बनाने का प्रयास करें, क्योंकि हम तो 1/403 हैं। प्रदेश को उत्तम बनाने के लिए 403 संजय त्रिपाठी जैसी सोच रखने वाले लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से उत्तम प्रदेश बन जाएगा। और उसके ऊपर माननीय योगी जी का आशीर्वाद और माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, उनकी दृष्टि, ये सब मिलाएंगे तब कहीं जा कर के वो स्वप्न साकार हो पाएगा। मैं अपने विधानसभा की यदि बात करूं तो जो मेरे पास कार्य योजना है, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग ये प्रश्न करेंगे, मेरा अपना मानना है कि अवधारणा बदलनी पड़ेगी। जब भी जनप्रतिनिधि जनता चुनती है ना, तो उस चुनाव के पीछे जो उसकी सोच होती है, कहीं ना कहीं उस पर काम करने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि का चुनाव बर्थडे में या शादी ब्याह में द्वार पूजा के हाथी की नहीं होनी चाहिए। पुल पुलिया खड़ंजा तक ही उसकी जरूरत सीमित नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र की स्थापना में जो जनप्रतिनिधियों के दायित्व निर्धारित किए गए, उसमें यही था कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करेगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट के आधार पर सदन के पटल पर उसको रखेगा और उसके विकास की योजनाओं को पारित करा कर लाकर अपने क्षेत्र का विकास करेगा। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं जिस विधानसभा की राजनीति कर रहा हूँ उसमें गोरखपुर जनपद का औद्योगिक क्षेत्र आता है। और आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से यहाँ पर आईटी सेक्टर आ रहा है, आईटी हब आ रहा है, टेक्सटाइल हब आ रहा है, फार्मा पार्क आ रहा है। ये बड़े बड़े यहाँ पर उद्योग आ रहे हैं, बड़ा उद्योग। इसके लिए भूमि का आवंटन भी हो चुका है और आमंत्रित किए जा रहे हैं बाहर से लोग। ऐसे लोगों के आने से एक रोजगार का बड़ा अवसर सृजित होगा। लेकिन अब कठिनाई कहाँ आती है? कठिनाई वहाँ आती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार देना पसंद नहीं करते हैं। रोजगार इसलिए देना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि जो हमारे स्थानीय युवा हैं वो तकनीकी दृष्टि से उसमें समायोजित होने की अर्हता नहीं रखते हैं, स्किल्ड नहीं है। तो मेरी ये कोशिश है, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। अब ये तो समय सिद्ध करेगा, काल के गर्भ में है फिलहाल कि मैं प्रत्याशी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, प्रत्याशी होऊंगा, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। लेकिन मुझे ये करना है, मेरा ये संकल्प है कि मैं, चूँकि मेरा अपना क्षेत्र है, गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूँ, लंबे समय से हूँ, 6 जनवरी पास की विधानसभा है, तो वहाँ पर एक दिल्ली सरकार की एक योजना है जिसमें उन्होंने स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोली है। तो मेरी भी एक कोशिश है कि मैं इस तरह का एक संस्थान लेकर के आऊँ और मैं 400-450 गांव जो हमारी विधानसभा के अंतर्गत के हैं, प्रथम चरण में प्रत्येक गांव का अपने लोगों के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से सर्वे कराऊंगा। एक एक युवा का सर्वे रिपोर्ट मैं उसमें लूँगा, उनकी अभिरुचि जानूंगा कि उनमें अभिरुचि क्या है। और जो दिल्ली केंद्र की जो हमारी सरकार है, उस केंद्र सरकार के जो कोर्सेज हैं जो स्किल बेस्ड लर्निंग के हैं, हम उनका प्रावधान उसमें करेंगे और उन बच्चों को उसमें ट्रेनिंग दिलाएंगे और ट्रेनिंग दिलाकर उनका प्लेसमेंट, ये जो हमारे गीडा क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें हम समायोजित करने काम करेंगे और प्लेसमेंट बाहर भी कराएंगे। ये अपने प्रयास से, ये हमारी योजना में है, क्योंकि प्राथमिकता हमारी है कि हम उनको रोजगार दें। हमारा जो युवा है, क्योंकि अगर वो युवा ही इस देश की दिशा बनाने का काम करता है, अगर वो भटका हुआ रहेगा, अगर वो भटका हुआ है तो निश्चित रूप से देश को जहां पहुंचाने की इच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी के, वहां पहुंचाने में उनको कठिनाइयां आएंगी। तो इस देश को, देश के नौजवानों की जो ऊर्जा है उसका उचित नियोजन करना है, सही दिशा में उसका नियोजन करना है और उसको लक्ष्य दशा तक पहुंचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। जी, अब बातचीत के इस क्रम को समाप्त करने के लिए अपने अंतिम प्रश्न के साथ आपके साथ हूँ कि आपने जब एमएलए की राजनीति से अपना जब राजनीतिक सफ़र शुरू किया, उस विधानसभा चुनाव में आपके एक और प्रतिद्वंदी, एक और प्रत्याशी स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल,
जो आपकी आज की वर्तमान पार्टी है, जिस पार्टी में आप आज हैं, उसके कद्दावर नेता रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और ब्राह्मण चेहरों में से एक चेहरा माने जाते रहे। उनका परिवार अब समाजवादी पार्टी में चला गया है। उनके परिवार का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ उपेक्षा की, उनकी उपेक्षा की पूरी तरीके से, जिसकी जिसके वजह से वो समाजवादी पार्टी में चले गए। और समाजवादी पार्टी भी पूरे 5 साल जब तक वो विपक्ष में है, तो बतौर विपक्ष उनका आरोप सरकार पे भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ हित नहीं हुआ है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग को समाजवादी पार्टी में, और इस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो जो आप आरोप वाला प्रश्न कर रहे हैं, पहले मैं उसको निराधार कर दूं। देखिए, ब्राह्मण एक बड़ा विशद टर्म है जी। एक बड़ा विशद टर्म है। इसको किसी सीमा में, किसी परिधि में बांट पाना बड़ा कठिन काम है। ब्राह्मण व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मण व्यक्ति नहीं होता है। ये जिस ब्राह्मण के विरोध की बात समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनसे पूरा ब्राह्मण समुदाय कवर नहीं होता है। ठीक, हो सकता है वो ब्राह्मण जिनका स्वार्थ नहीं पूरा हो पाया, चाहे वो राजनीतिक स्वार्थ है, चाहे आर्थिक स्वार्थ है, चाहे सामाजिक स्वार्थ है, और उस आधार पर उपेक्षा अनुभव करते हुए वो लोग अपने को पृथक कर लिए हों। किसी के जुड़ जाने से और किसी के नहीं अलग हो जाने से ये साबित नहीं होता कि पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण समुदाय वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। एक बड़ी बात समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी न ये किसी व्यक्ति की पार्टी है, न किसी जाति की पार्टी है। ये एक बहुत व्यापक सोच के साथ स्थापित पार्टी है। इसमें इसका अपना दलगत आधार पर एक प्रभाव है, इसकी अपनी व्यापकता है। उसको कोई एक जाति या उस जात के कुछ लोग वो नहीं प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि पूरा किसी एक व्यक्ति के नाराज हो जाने से या कुछ व्यक्तियों के छोड़कर चले जाने से पूरा का पूरा समाज चला गया, ये नहीं संभव है। एक और बात आप समझिए, ब्राह्मण प्रकृति से धर्मभीर होता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था होती है, वो सनातनी है। और जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की सियासत में अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई कृत संकल्पित दिखाई देता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और आपको मैं बताऊं, इस दृष्टि से स्वाभाविक जुड़ाव जो ब्राह्मणों का है, बहुसंख्य ब्राह्मणों का है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज लोग हैं वो नाराज लोग हैं जिनका कहीं न कहीं राजनीतिक हित बाधित हुआ है। तो ये आरोप तो यहीं समाप्त हो जाता है। रही बात बड़े भाई उपेंद्र शुक्ल जी की, स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल जी की, ये भी संयोग है कि हम लोग एक ही मिट्टी के हैं। हमारा उनका गांव अगल बगल, हमारा उनका सिवान बिल्कुल सटा हुआ था। हमारे आदरणीय बड़े भाई थे। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मेरी भी थी, उनकी भी थी। हम लोग आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन संबंध हम लोग के बहुत ही बेहतर, बहुत शानदार पारिवारिक संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे। राजनीतिक रूप से भले हम मतभेद थे। अब दुर्भाग्य हमारा है कि जब मैं उनके दल में आया तो वो नहीं रहे। बाकी उनके परिवार के सपा में जाने का जो प्रश्न है आपका, तो उनका अपना निर्णय है। जहां उनको अपना राजनीतिक हित सुरक्षित लगेगा वहां वो जाएंगे। हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में देखते हैं किसी और भावी प्रतिनिधि के साथ, किसी उम्मीदवार के साथ, कि कैसा होगा उत्तर प्रदेश जब उत्तम प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।